जब संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान पर दबाव बनाना जारी रखता है, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल मध्य पूर्व में एक बिल्कुल नई संबंध प्रणाली और सुरक्षा संरचना बना रहे हैं। अमीरात द्वारा तेल उत्पादक देशों के संगठन और ओपेक प्लस समूह से बाहर निकलने का फैसला अमीरात और सऊदी अरब के बीच कई वर्षों से चले आ रहे मतभेद को उजागर करता है। इसी समय इजराइल ने फारस की खाड़ी में अपना प्रभाव बढ़ा लिया है, क्योंकि उसने अपनी वायु रक्षा प्रणालियां अमीरात में तैनात कर दी हैं। ये दोनों देशों के संबंधों में पहली बार हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति को ये पसंद आ रहा है कि मध्य पूर्व में नए संबंध बन रहे हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अबू धाबी ने खुलकर कहा है कि वे सऊदी अरब के कुछ हद तक के दबदबे से छुटकारा पाना चाहते हैं और क्षेत्र का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पीची है। चलिए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही टेलीग्राम चैनल पीछी न्यूज को सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां ताज़ा खबरें तुरंत मिलती हैं। तो आज 1 मई को संयुक्त अरब अमीरात ने आधिकारिक रूप से 2 कार्टेल से बाहर निकल गया है, ओपेक और ओपेक प्लस। ओपेक प्लस, जिससे इन कार्टेलों के भीतर तेल व्यापार के स्थापित नियमों को काफी नुकसान पहुंचा है। और अब विशेषज्ञों का मानना है कि अमीरात का ये फैसला ओपेक की तेल उत्पादन कोटा विवाद से कहीं आगे जाता है, जिन्हें अबू धाबी अनुचित मानता है। मामला सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, वरना यह अलग दिखता। ये संबंधों में एक गहरे दरार की बात है, जिसमें अबू धाबी अपनी स्वायत्तता को सबसे ऊपर रखता है और सऊदी अरब का अनुसरण नहीं करता, बल्कि तेल नीति का इस्तेमाल अपनी स्वतंत्रता दिखाने और बाहरी दबाव के आगे झुकने की अनिच्छा के तौर पर करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि मतभेद केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहे, बल्कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच व्यक्तिगत और रणनीतिक संबंधों की बुनियाद तक पहुंच गए हैं। और इस समय हम फारस की खाड़ी के 2 सबसे प्रभावशाली नेताओं के बीच एक तरह की दरार देख रहे हैं। और इसी विषय पर आज रॉयटर्स ने यह लिखा है। फारस की खाड़ी के देशों में निर्णय लेने की प्रक्रिया से परिचित सूत्रों ने इसे सऊदी अरब के नेतृत्व वाली व्यवस्था के साथ रणनीतिक दरार की पराकाष्ठा बताया है। तेल बाजार का प्रबंधन, यमन सूडान में संघर्ष, ऊर्जा संसाधनों के उत्पादन कोटे और प्रतिस्पर्धा पर वर्षों से मतभेदों के चलते बना था। तेल प्रबंधन प्रणाली यमन और सूडान में और उन्हें अपने आरक्षित ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को सीधे नियंत्रित करने का अवसर मिलेगा। और अब इसकी प्रमुख भूमिका तय होगी। अबू धाबी के विश्लेषक मानते हैं कि अमीरात की नई दृढ़ता क्षेत्रीय युद्ध और पुनर्मूल्यांकन दोनों का परिणाम है। और विश्लेषक, वर्तमान ओपेक अब उस कार्टेल जैसी नहीं रही। अबू धाबी में कहा जाता है कि यह संगठन अब एक ऐसी प्रणाली बन गई है जिसे वास्तव में सबसे बड़े उत्पादकों द्वारा चलाया जाता है। मुद्दा ये है कि सऊदी अरब और रूस मिलकर अब फैसले तय कर रहे हैं, manipuliруют остальными. संयुक्त अरब अमीरात की दृढ़ता आंशिक रूप से पुनर्मूल्यांकन का परिणाम है। सब कुछ ओपेक और ओपेक प्लस के कार्टेल के दायरे में है, ताकि वे दूसरों की कीमत पर अपने हितों को पूरा कर सकें, और वे फैसले लेने के मामलों में किसी की नहीं सुनते। अमेरिका इजराइल के ईरान पर युद्ध से क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी है। तेहरान ने उन खाड़ी देशों पर हमला किया है जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं, और हार्मुज जलमरू मध्य, जो विश्व ऊर्जा परिवहन का मुख्य मार्ग है, बंद कर दिया है। इसलिए संयुक्त अरब अमीरात इस तरह एक स्पष्ट संकेत भेज रहा है कि वो अपना उत्पादन सऊदी अरब पर निर्भर नहीं करेगा और अब सऊदी अरब द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करेगा। लेकिन जैसा कहा जाता है, खाली जगह ज्यादा देर खाली नहीं रहती। अमीरात न तो अल्पसंख्यक है न अकेले।
इस युद्ध की शुरुआत के बाद से सुरक्षा अमीरात के लिए सबसे अहम मुद्दा बन गई है। यहाँ एक दिलचस्प बात है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गरगाश ने सोमवार को सार्वजनिक रूप से फारस की खाड़ी में अपने सहयोगियों की ईरान के हमलों पर प्रतिक्रिया की आलोचना की। अमेरिका इजराइल हमलों के बाद, जो मुख्य रूप से ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए वायु रक्षा प्रणालियों के इस्तेमाल तक ही सीमित थी। अमीरात राष्ट्रपति के सलाहकार ने इसे इतिहास की सबसे कमजोर प्रतिक्रिया बताया और कहा, हम सिर्फ बचाव कर रहे हैं। किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बोले, ये क्या है? ईरान पर्शियन गल्फ के कई देशों पर हमला करता है और ये सभी देश सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन से बचाव में लगे हैं। वो कहते हैं अमीरात संतुष्ट नहीं है, यही सबसे अहम है। अबू धाबी में इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उनके देश की सुरक्षा सिर्फ 2 साझेदारों पर टिकी है जिन्होंने इस युद्ध के दौरान निर्णायक समर्थन दिया। ये है इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका। इजराइल ने अमीरात को अपनी वायु रक्षा प्रणालियां और उनके संचालन के लिए सैनिक दिए हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है और ये दर्शाता है कि अमीरात ने कई साल पहले वॉशिंगटन के साथ संबंधों को गहरा करने और इजराइल के साथ सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए रणनीतिक विकल्प चुना था। ये हाल के वर्षों में अमीरात और सऊदी अरब के संबंधों की प्रकृति बदलता है। यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि 2011 के अरब वसंत के विद्रोहों के दौरान अमीरात और सऊदी अरब दोनों ने इस्लामवादी पार्टियों के प्रभाव के बढ़ने को रोकने, ईरान का विरोध करने और मिलकर एक स्थिर क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने के लिए बहुत करीबी समन्वय में काम किया। हालांकि इस नज़दीकी के पीछे एक बुनियादी असमानता छुपी हुई थी। सऊदी अरब ने हमेशा खुद को फारस की खाड़ी में स्वाभाविक शक्ति केंद्र माना है, जबकि अमीरात ने व्यापार पर आधारित एक अधिक लचीली नेटवर्क मॉडल को अपनाया। बंदरगाहों के इस्तेमाल, वित्त, स्थानीय प्रभाव आदि पर अगर चाहें तो यह ज्यादा विविधतापूर्ण संबंधों की प्रणाली है। लेकिन विभाजन का मुख्य कारण बेशक यमन में हौथियों और अमीरात समर्थित सरकारी बलों के बीच संघर्ष था, जब संयुक्त सैन्य हस्तक्षेप 2 अलग अलग अभियानों में बदल गया। मतलब वे साथ में आए थे लेकिन बाद में बट गए। रियाद एकीकृत राज्य का समर्थन करता था, वे उसके हितों के अनुरूप थे, जबकि अबू धाबी समुद्री क्षेत्र पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए दक्षिणी यमनी समूहों पर दांव लगा रहे थे। मतभेद सूडान को लेकर भी थे। अबू धाबी और रियाद ने गृहयुद्ध में अलग अलग पक्षों का समर्थन किया। इजराइल के प्रति भी मतभेद साफ दिखाई देते हैं। संयुक्त अरब अमीरात उन पहले देशों में था जिसने अब्राहम समझौतों के तहत सामान्यीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया और सुरक्षा व अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाया। सऊदी अरब ने इस कदम से दूरी बनाए रखी क्योंकि वह आंतरिक धार्मिक और भू राजनीतिक कारणों से सीमित था, जिनकी वजह से आधिकारिक सामान्यीकरण रियाद के लिए कहीं अधिक बड़े जोखिम लेकर आता। इसलिए अब यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अमीरात का ओपेक से बाहर निकलना सिर्फ तेल या कोटा से ही नहीं जुड़ा है। वहां अमीरात के इस व्यवहार के पीछे और भी कई कारण हैं और जो महत्वपूर्ण हैं, ऐसे फैसले के कहीं अधिक भू राजनीतिक परिणाम होंगे। और अब हम देख रहे हैं कि क्षेत्र में सुरक्षा के मामलों में एक खास असंतुलन पैदा हो रहा है और इजराइल को फारस की खाड़ी में कहीं अधिक फायदेमंद स्थिति मिल रही है। यहाँ मैं रुकता हूँ। अपनी राय और निष्कर्ष कमेंट में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेशन या स्पॉन्सरशिप से कर सकते हैं। सभी लिंक और भुगतान विवरण इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। वहां अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और अलग अलग विकल्प हैं, जो आपको सही लगे उसे चुनें। आपके समर्थन के लिए मैं आभारी रहूंगा। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।